अगर आपको अभी तक पता ना चला हो तो मैं बता देता हूँ कि कॉल बैक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप एसिंक्रोनस फंक्शंस में पास कर सकते हैं। और वो कॉल बैक्स एसिंक्रोनस फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही कॉल होते हैं, चाहे आप पे कितनी आफत आई हो, चाहे आप पे कोई ट्रक चढ़ाने क्यों ना आ रहा हो। आपका कॉल बैक एसिंक्रोनस फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही कॉल होगा। पिछले 2 वीडियोस देखने के बाद आप प्रॉमिस के निंजा बन चुके हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि प्रॉमिस की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाने वाले बंदे ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया था। उसकी वजह से एक काम है जो आप जावास्क्रिप्ट में ही कर सकते हैं और जावा जैसी लैंग्वेजेस में नहीं। जावास्क्रिप्ट में आप एक फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन करते हैं, इसलिए कहते हैं इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन इज़ अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ये काम आप जावा में नहीं कर सकते। इसके बाद प्रोग्रामर के लिए कितने दरवाजे खुल जाते हैं वो वही समझ सकता है जो ये चीज़ पहली बार सुन रहा है। क्योंकि एक फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं तो उस फंक्शन को किसी और फंक्शन में एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के एसिंक्रोनस फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पूरा हो सकता है। तो मान लो मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखता हूँ और उसमें एक कॉल बैक पास करता हूँ। हालांकि ये फंक्शन एसिंक्रोनस असली सेंस में है नहीं, मैं इसको एसिंक्रोनस बनाऊंगा इसको 3 सेकंड के लिए वेट करा के। तो क्या करूंगा, मैं 3 सेकंड के बाद मैं इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करूंगा। अब देखते हैं इस एसिंक फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए मैं कुछ कंसोल लॉग्स लगाऊंगा। यहाँ पे मैं अपना एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल करूंगा जिसमें मैं अपना कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। इसका एग्जीक्यूशन देखिए, पहले स्टार्ट फाइल प्रिंट हुआ जो कि एकदम सही है। फिर लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट पे इसने एसिंक्रोनस फंक्शन ट्रिगर कर दिया। क्योंकि ये फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन है इसलिए एग्जीक्यूशन तुरंत लाइन नंबर 13 पे चला गया और एंड फाइल प्रिंट हुआ है। फिर 3 सेकंड ख़त्म होने के बाद ये मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ है जिसने प्रिंट कर दिया है कॉल बैक फंक्शन। ये है सिंपल कॉल बैक फंक्शंस का लॉजिक। अब इस कॉल बैक के सिंटैक्स में एक प्रॉब्लम है। तो मान लो मैंने ये एसिंक्रोनस फंक्शन लिखा है जो एक नंबर लेता है एज ए इनपुट पैरामीटर और एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये फंक्शन 1 सेकंड के बाद उस नंबर में +1 करके उस कॉल बैक में पास कर देगा। मान लो इस फंक्शन में मैं पास करता हूँ 1, तो ये 1 सेकंड के बाद कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा विद वैल्यू 1 + 1 माने कि 2। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं पास करता हूँ नंबर 0 और कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ ऐसे। इस तरह के फंक्शन डिक्लेरेशन को कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे आपने उस फंक्शन को एक वेरिएबल में तो असाइन नहीं किया लेकिन डायरेक्टली फंक्शन कॉल करते वक्त उसमें जब पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। इसे कहते हैं एस इन एनोनिमस फंक्शन। और इस कॉल बैक में मैंने एक पैरामीटर दिया है रिजल्ट, क्योंकि मेरा एसिंक्रोनस फंक्शन जब कॉल बैक को कॉल करेगा तब उसमें वैल्यू पास करेगा। वो वैल्यू आएगी यहाँ पे रिजल्ट में और इसको मैं प्रिंट करूँगा। तो इसको रन करते हैं। तो इसने 0 में +1 करके मेरे कॉल बैक को कॉल किया एडिशन के बाद और यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये तो था एक सिंपल ऑपरेशन, एक आपको एक ही एसिंक्रोनस कॉल करनी है। किसी भी डिसेंट साइज़ के प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है जहाँ आपको
6 7 8 9 10 एसिंक्रोनस कॉल्स करनी पड़े, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब पहला एसिंक्रोनस फंक्शन का रिजल्ट आपके दूसरे एसिंक्रोनस फंक्शन का इनपुट पैरामीटर बनेगा। मतलब यहाँ पे आपके फंक्शंस के कॉल का ऑर्डर मैटर करता है। आप किसी रैंडम ऑर्डर में कॉल नहीं कर सकते, आपको एक के बाद एक ही करना है। तो मान लो मुझे लाइन नंबर 11 के बाद सेम फंक्शन कॉल करना है, लेकिन इस बार मैं ज़ीरो नहीं, उसमें रिजल्ट पास करूँगा। तो अब क्या होगा, जो रिजल्ट में मेरा 1 आया था वो एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा फिर से इस एसिंक्रोनस फंक्शन में, और वहाँ से नेक्स्ट रिजल्ट में मुझे मिल जाएगा 2, और मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कर दूँगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। उसने 1 रिटर्न किया, फिर से एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल हुआ, और फिर उसने +1 करके उसको रिटर्न कर दिया। अब मान लो मेरे को यही काम 5-6 बार और करना है, और इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो यहाँ पे कांड हो रहा है, इसको स्वच्छ भाषा में कहते हैं भसड़। अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करता हूँ और मैं वहाँ पे जाके कोड खोलता हूँ, मुझे ये दिखेगा, तो मैं 3 में से एक काम करूँगा, या तो तुरंत रिज़ाइन कर दूँगा, या अपने दोस्तों को कॉल करके दिखाऊँगा और बोलूँगा, आजा संडास दिखा तो। या फिर अपने मैनेजर को बुला के बोलूँगा। ये का बवासीर बना दिए हो। इफ दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अगली कोड, ये आप करना नहीं चाहते। और यहाँ तो कितने बार मैंने 5 बार कॉल किया है। बड़े प्रोजेक्ट्स में तो ये काम हमको 10-20 बार भी करना पड़ सकता है। तो कॉल बैक्स की प्रॉब्लम ये है कि वो कोड को बनाता है अगली, बहुत ही बदसूरत कोड है, इसका थोड़ा सुंदरीकरण करना पड़ेगा। इसी चीज़ के लिए ईजाद हुआ था प्रॉमिस का। शुरुआत में प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट की कोर लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं था, वो रिसेंटली 3-4 साल पहले ही आई थिंक कोर लाइब्रेरी में आया है। उससे पहले एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बनी थी, शायद उसका नाम था क्यों। उन्होंने प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट का पहली बार इंट्रोडक्शन किया था। तो अब देखते हैं अगर ये काम मैं प्रॉमिस से कर रहा होता तो कोड कैसा दिखता। एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाले फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, उसको जानने के लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक करिए। पहले इसको रन करके देखते हैं। वेट क्यों नहीं किया भाई ने। हाँ, ये प्रॉब्लम है। अब फिर से रन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने उसका रिजल्ट प्रिंट नहीं कराया था, इसलिए यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं हुआ है। मान लो अभी मैं वही 6-7 एसिंक्रोनस फंक्शंस की चेन को एमुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ मिला मुझे रिज़ल्ट, और फिर मैंने किया कंसोल रिज़ल्ट को। अब जब मुझे ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मुझे एग्जीक्यूशन एक देन ब्लॉक से नेक्स्ट देन ब्लॉक पे भेजना है, तो मुझे यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई एसिंक फंक्शन
एग्जीक्यूशन को लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 16 पे जाने के लिए एक रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा। अगर वो रिजॉल्व प्रॉमिस नहीं होगा, वो रिजेक्टेड प्रॉमिस होगा, तो वो कैच में चला जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो क्योंकि ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है, इवेंचुअली एक टाइम पे रिजॉल्व होगा। जब वो रिजॉल्व होगा तब ये वाला देन फंक्शन कॉल होगा विद रिजल्ट एज द आउटपुट एज i+1। तो अब इसी तरह हम एक चेन बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कितनी भी लंबी चेन बना सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बना दी। अब इसको रन करके देखते हैं। डन 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 9 बार। तो ये देखा आपने, ये कोड जो पिछली बवासीर थी उससे कितना ज़्यादा क्लीन और कितना ज़्यादा रीडेबल है। यही काम है प्रॉमिस का। अभी भी आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो ये सोच लीजिए कि यहाँ तो मैं हर रिजल्ट रिटर्न पे बस उसको कंसोल कर रहा हूँ। किसी डिसेंट प्रोजेक्ट में आप हर रिजल्ट में कुछ ऑपरेशन करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे, उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ेंगी, वो कोड और भी अनरीडेबल हो जाएगा और वो बवासीर और भी गंदी बवासीर हो जाएगी। इसीलिए प्रॉमिसेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एसिंक्रोनस फंक्शंस के एग्जीक्यूशन को क्लीन बना देता है। एक तरीका और है जो कि यहाँ तो फिर भी हमारे कितने 30-35 लाइन हो गई हैं। अगर हम एसिंक अवेट का यूज़ करेंगे तो उसमें आप कोड ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप सिंक्रोनस फंक्शंस कॉल कर रहे हो। उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने डेवलपर मित्रों के साथ शेयर करें।